तो चलिए जानते हैं फ्लैट फुट के बारे में, जिसे हम पेस प्लेनर्स भी कहते हैं। What is flat foot? Flat foot or pes planus is a condition where the arches of the foot collapse, causing the entire sole of the foot to come into complete or near complete contact with the ground when standing. तो फ्लैट फुट क्या है? फ्लैट फुट यानी पेस प्लेनस एक ऐसी कंडीशन है जिसमें पैर के तलवे का आर्च या तो होता ही नहीं या पूरा गिर जाता है। इसमें जब आप खड़े होते हो तो पैर का पूरा तलवा ज़मीन को छू लेता है, जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं तलवा पूरी तरीके ज़मीन को छू रहा है। ऐसे आर्च होता है पैर में जो कि कोलैप्स हो गया है। आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि ये कोलैप्स हो गया है। इसी को फ्लैट फुट कहते हैं। टाइप्स ऑफ फ्लैट फीट। सो फर्स्ट वन इज़ द फ्लेक्सिबल फ्लैट फुट विच इज़ द मोस्ट कॉमन। Arch appear when the person is sitting or standing on the toes but flattens while standing normally, often painless and noticed during the childhood. So the first type is flexible flat foot. ये सबसे कॉमन है। जब आप खड़े होते हो तो आर्च दिखाई नहीं देता, लेकिन जब आप पैर उठाते हो या टोज पे खड़े होते हो तो आर्च वापस दिखाई देता है। जैसे कि यहाँ पे ये आदमी खड़ा है, ऐसे जब आप खड़े होते हो तब वो आर्च दिखाई देता है। ज़्यादा से ज़्यादा दर ये पेनलेस होता है। सेकेंड वन इज़ द रिजिड फ्लैट फुट। आर्च इज़ एब्सेंट इवन व्हेन नॉट बेयरिंग द वेट, मे बी ड्यू टू द कंजेनाइटल कंडीशन, आर्थराइटिस और बोन एबनॉर्मेलिटीज़। सेकेंड वन रिजिड फ्लैट फुट है। आर्च कभी भी दिखाई नहीं देता, ना खड़े होते वक्त ना बैठते वक्त। जैसे कि फ्लेक्सिबल जब खड़े होते हैं तब दिखाई देता है, बट रिजिड जब आप खड़े होते हो तब भी ये दिखाई नहीं देता। जब आप ऐसे खड़े होगे तब भी वो आर्च दिखाई नहीं देगा। हो सकता है कंजेनाइटल प्रॉब्लम या कोई बोन एबनॉर्मेलिटी की वजह से ये कंडीशन हो सकती है, जिसे हम कहते हैं रिजिड फ्लैट फुट। नेक्स्ट इज़ द एक्वायर्ड फ्लैट फुट विच इज़ अडल्ट एक्वायर्ड फ्लैट फुट। आर्च कोलैप्सिस लेटर इन लाइफ, ऑफ्टन ड्यू टू द पोस्टीरियर टिबियल टेंडन डिसफंक्शन। तीसरा वाला है एक्वायर्ड फ्लैट फुट, जो बाद में डेवलप्ड होता है। ज़िंदगी के बाद के स्टेजेस में ये डेवलप होता है। मोस्टली पोस्टीरियर टिबियल टेंडन डिसफंक्शन की वजह से ये होता है। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो ब्राउन कलर की है इसे कहते हैं पोस्टीरियर टिबियल टेंडन। इसका यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसका यहाँ पे इन्फ्लामेशन हो गया है। इन्फ्लामेशन हो गया है बिकॉज ऑफ विच इस टेंडन की डिसफंक्शन हो गई है, इन्फ्लामेशन होने की वजह से। सो इस कारण एक्वायर्ड फ्लैट फुट हो सकता है। नेक्स्ट इज फुट एनाटॉमी इन्वॉल्व। कौन सा पार्ट इन्वॉल्व होता है वो हम देखेंगे। मीडियल लॉन्जिट्यूडनल आर्च की आर्च अफेक्टेड इन द फ्लैट फुट। सो ऐसा फुट होता है तो ये इसका आर्च होता है, जो कि मीडियल लॉन्जिट्यूडनल आर्च है, जो टो की तरफ, बिग टो जो होता है उसकी तरफ होता है, वो मीडियल लॉन्जिट्यूडनल आर्च है। और छोटे टो की तरफ होता है वो है लेटरल लॉन्जिट्यूडनल आर्च। सो ये आर्च इन्वॉल्व होता है, यानी इस आर्च का कोलैप्स होता है। इस आर्च का कोलैप्स हो जाता है, which is the main arch which is affected in the flat foot. Next structure which are involved is the plantar fascia tibialis posterior tendon and intrinsic foot muscle which helps to maintain the arch. ये सब स्ट्रक्चर भी इन्वॉल्व होते हैं। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं दिस इज़ द पोस्टीरियर टिबियल टेंडन
विच इज़ ऑल्सो इन्वॉल्व। यहाँ पर ऐसे मसल्स होते हैं विच इज़ कॉल्ड हैज़ द इंट्रिंसिक फुट मसल, ये भी इन्वॉल्व होते हैं। और यहाँ पर ही प्लांटार फेशिया भी रहती है, वो भी इन्वॉल्व होती है। इन फ्लैट फुट देयर इज वीकनेस और डिसफंक्शन इन दिस स्ट्रक्चर्स। इन स्ट्रक्चर की वीकनेस या इंजरी फ्लैट फुट का रीज़न बन सकती है। व्हाट आर द कॉजेज ऑफ द फ्लैट फुट? So there can be congenital and acquired causes. So first we will see congenital causes which are present from the birth. Structural malformation, ligament laxity common in children may be self-corrected. Congenital जो जन्म से होती हैं, it could be because of the genetics और ligament laxity. ligament का weak होने की वजह से भी हो सकते हैं. Next is the acquired. So the first one is because of the obesity. Due to the excess weight, the arch could collapse. Obesity की वजह से excess weight arch को गिरा देता है. Second is the pregnancy. Relaxin hormone loosens the ligament. Pregnancy में hormonal changes की वजह से ligament लूज हो सकते हैं. Is the age related degeneration. एज रिलेटेड डिजनरेशन हो सकते हैं, मसल्स टेंडन की डिजनरेशन हो सकती है. फोर्थ वन इज़ द डायबिटिक एंड हाइपरटेंशन अफेक्टिंग द ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स. डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन की वजह से नर्व सर्कुलेशन इश्यूज हो सकते हैं. फुट इंजरीज एग्जाम्पल फ्रैक्चर्स और टोन टेंडन्स. इंजरी की वजह से टेंडन या लिगामेंट रप्चर हो सकते हैं. Sixth one is the neurological or muscular disorder. This is seen in the cerebral palsy and spina bifida. So neurological condition में भी हो सकता है. Which is the seventh one is the arthritis, especially rheumatoid arthritis. Arthritis में भी flat foot हो सकता है. So ये थे causes of the flat foot. Next we are going to see the symptoms of the flat foot. So the first one is the aching pain in the arch or the heel. पैर के नीचे या हील में दर्द हो सकता है. पैर के नीचे यहाँ पे या फिर यहाँ पे दर्द हो सकता है. नेक्स्ट इज़ द फुट फटीग. ज़्यादा देर खड़े रहने के बाद फटीग भी पैर कर सकता है. स्वेलिंग अराउंड द इनसाइड ऑफ द एंकल. सूजन भी एंकल के अंदर आ सकती है. डिफ़िकल्टी स्टैंडिंग ऑन टोज. यहाँ पे टो पे खड़े रहने को दिक्कत भी आ सकती है. ओवर प्रोनेशन. फुट रोल्स इनवर्ड एक्सेसिवली. पैर का अंदर की तरफ रोल होना भी हो सकता है, जिसे हम कहते हैं ओवर प्रोनेशन. द सेकेंडरी इश्यूज विच इज सीन इज द नी पेन, हिप पेन, लो बैक पेन ड्यू टू पुअर अलाइनमेंट. पुअर अलाइनमेंट की वजह से नी पेन, हिप पेन एंड लो बैक पेन भी हो सकता है. यहाँ पर आप देख सकते हैं आर्च अच्छी तरीके से दिख रहा है, पर यहाँ पर आर्च दिखाई नहीं दे रहा है बिकॉज आर्च यहाँ पे कोलैप्स हो गया है. व्हाट आर द डायग्नोसिस ऑफ द फ्लैट फुट? ऑब्जर्वेशन ड्यूरिंग स्टैंडिंग, वॉकिंग एंड टिप टो टेस्ट. फ्लैट फुट आपको ऑब्जर्वेशन से दिख सकता है इन स्टैंडिंग, वॉकिंग एंड टिप टो टेस्ट. फुटप्रिंट टेस्ट. वेट फुटप्रिंट टेस्ट के लिए पैर को पानी में भिगोएं, वाइट पेपर पे पैर रखिए. अगर पूरा फुटप्रिंट दिख रहा है तो आर्च गिर चुका है. यहाँ पर आप देख सकते हैं दिस इज़ द नॉर्मल फुट एंड दिस इज़ द कोलैप्स्ड वन. ऐसा पूरा फुटप्रिंट अगर दिखाई दे देन इट इज़ द कोलैप्स्ड वन. The arch is collapsed, so which is called as the flat foot. यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पैरों की अलाइनमेंट भी यहाँ पे चेंज हो गई है. दिस इज़ द नॉर्मल वन एंड दिस इज़ द फ्लैट फुट वन. ये फ्लैट फुट का है. यहाँ पे कोलैप्स हो गई हैं आर्चिस और यहाँ पे ओवर प्रोनेशन भी हो गया है. नेक्स्ट इज़ द इमेजिंग. एक्सरे टू चेक द बोन स्ट्रक्चर. एक्सरे निकाला जाता है बोन स्ट्रक्चर देखने के लिए. एमआरआई और अल्ट्रासाउंड इफ टेंडन इंजरी इज सस्पेक्टेड.
MRI और अल्ट्रासाउंड किया जाता है इफ़ टेंडन इंजरी सस्पेक्ट हो गई हो तो। अब हम फिजियोथेरेपी मैनेजमेंट देखेंगे। सो फर्स्ट इज़ द स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज इन विच द फर्स्ट कम्स द टावल कर्ल्स। कर्ल टावल्स यूजिंग टोज। तो यहाँ पे आप इस डायग्राम में ये देख सकते हैं कि टावल कर्ल्स का एक्सरसाइज किया गया है। तो इसे करने के लिए एक टावल को फ्लोर पर सीधा बिछा दें। आप एक चेयर पर बैठ जाइए, दोनों पैर टावल पर रखें। अब अपने टोज का यूज़ करके टावल को अंदर की तरफ खींचने की कोशिश करें, जैसे टावल को रोल कर रहे हो। 10 से 15 बार रिपीट करें हर पैर के साथ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं टावल को अपनी तरफ खींचना है, यानी कि अंदर की तरफ खींचना है, जैसे कि आप रोल कर रहे हो। इसका फ़ायदा ये है कि टो मसल्स और इंट्रिंसिक फुट मसल को मजबूत बनाता है, जो आज सपोर्ट करते हैं। सेकेंड वन इज़ द मार्बल पिकअप्स। सो मार्बल पिकअप्स कैसे करें? यूजिंग द टोज टू पिकअप द मार्बल्स। 10 से 20 मार्बल या छोटी गोलियां फ्लोर पर गिरा दें। एक बाउल को पास में रख लें। अपने टोज से एक एक मार्बल उठाकर बाउल में डालना है। हर पैर के साथ 10 से 15 मार्बल्स उठाएं। इसका ये फ़ायदा है कि फुट ग्रिप और कंट्रोल इम्प्रूव होता है। थर्ड वन इज़ द फुट डोबिंग। रेज आर्च विदाउट कर्लिंग द टोज। इसे कैसे करें? सीधा खड़े हो जाएं या चेयर पर बैठ जाएं। अपने फुट का आर्च उठाए बिना टोज को कर्ल करें। ऐसा महसूस करें जैसे फुट के बीच में वैक्यूम बन रहा हो। 5 सेकेंड के लिए होल्ड करें, फिर छोड़ दें। 10 से 15 बार रिपीट करें। इसका ये फ़ायदा है कि आर्च मसल को एक्टिवेट करता है और फ्लैट फुट में भी मदद मिलती है। नेक्स्ट वन इज़ द TheraBand resisted foot inversion which targets the tibialis posterior। इसे कैसे करें? सो TheraBand को किसी स्टेबल चीज़ से बांध दें और दूसरा एंड अपने फुट के आउटर पार्ट पर लपेट लें। अब पैर को अंदर की तरफ खींचें TheraBand के अगेंस्ट। धीरे धीरे वापस स्टार्ट पोजीशन पर लाइए। 3 सेट्स ऑफ 10 रेपिटेशन करें। ऐसे आप कर सकते हैं। इस डायग्राम में ये कैसे बैठी है, इस तरीके से बैठकर आपको ये करना है। इसका फ़ायदा ये है कि टिबियालिस पोस्टीरियर को स्ट्रॉन्ग करता है, जो आज सपोर्ट करती हैं। नेक्स्ट इज़ द स्ट्रेचिंग। सो काफ मसल स्ट्रेच विच इज़ द गैस्ट्रोनेमियस और सोलियस एंड एक्किलस टेंडन स्ट्रेच। काफ मसल को स्ट्रेच करने के लिए एक वॉल के सामने खड़े हो जाएं। दोनों हाथ वॉल पर रखें। एक पैर पीछे ले जाएं। गैस्ट्रोनेमियस के लिए नीज को स्ट्रेट रखें और सोलियस के लिए थोड़ा बेंड करें। पैर के हील को फ्लोर पर प्रेस करते हुए स्ट्रेच महसूस करें। 30 सेकेंड के लिए होल्ड करें। दोनों पैर के साथ 3 बार रिपीट करें। एक्किलिस टेंडन स्ट्रेच करने के लिए सेम वॉल स्ट्रेच पोजीशन में आएं। दोनों पैर से थोड़ा थोड़ा बेंड होके पीछे के एंकल को नीचे प्रेस करें। स्ट्रेच हील और एंकल के बीच महसूस होगा। 30 सेकेंड होल्ड करें। रिपीट 3 टाइम्स। बैलेंस एंड प्रोप्रियोसेप्शन, इसमें आता है स्टैंडिंग ऑन 1 फुट, बोसू बॉल एक्सरसाइजेज, गेट ट्रेनिंग विथ आर्च अवेयरनेस। स्टैंडिंग ऑन 1 फुट, एक पैर पर खड़े हो जाएं, दूसरा पैर थोड़ा ऊपर उठाएं। बैलेंस बना के रखने की कोशिश करें बिना हिलाए। 30 सेकेंड्स के लिए होल्ड करें, फिर पैर चेंज करें। एडवांस वर्जन में आंखें बंद करके भी आप ये कर सकते हैं। नेक्स्ट इज़ द बोसू बॉल एक्सरसाइजेज। बोसू बॉल या वबल बोर्ड पर खड़े हो जाएं। सीधा खड़े रहने की कोशिश करें बैलेंस के साथ। थोड़ा थोड़ा स्क्वाट मूवमेंट या वेट शिफ्ट लेफ़्ट राइट ट्राई कर सकते हैं। इसका फ़ायदा ये है कि फुट और एंकल स्टेबिलिटी के लिए बेस्ट है। नेक्स्ट इज़ द गेट ट्रेनिंग विथ आर्च अवेयरनेस। वॉकिंग प्रैक्टिस करें ध्यान रखते हुए कि आर्च ग्राउंड से कोलैप्स ना हो। अपने फुट के आउटर एज और हील टू टो पैटर्न को फॉलो करें। नेक्स्ट इज़ द ऑर्थोटिक सपोर्ट इन विच कम्स द कस्टम मेड इंसोल फॉर आर्च सपोर्ट।
ये आपके फुट के स्ट्रक्चर के हिसाब से बनाया जाता है। आर्च सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, पेन और स्ट्रेन कम करते हैं। नेक्स्ट इज द मेडियल हील वेज इफ प्रोनेशन इज प्रेजेंट। अगर फुट अंदर की तरफ गिरता है ओवर प्रोनेशन तो मेडियल हील वेज यूज किया जाता है। ये हील को करेक्ट अलाइनमेंट में रखता है। नेक्स्ट इज द गेट ट्रेनिंग, टीचिंग करेक्ट फुट प्लेसमेंट ड्यूरिंग वॉकिंग एंड रनिंग। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं दिस आर दी इंसोल्स विच आर यूज्ड टू प्रोवाइड द आर्च सपोर्ट। इसकी अगर आपको लिंक चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, वहाँ से आप इसे इजीली बाय कर सकते हैं। When is surgery needed? Surgery may be considered if pain is severe and persistent, foot structure is rigid and not improving with therapy, there's posterior tibial tendon rupture. So surgical option include tendon repair, osteotomy and arthrodesis. सर्जरी कब ज़रूरी होती है? सर्जरी तब कंसिडर करते हैं जब दर्द सीवियर हो और एक्सरसाइज से रिलीफ ना मिले, फुट डिफॉर्मिटी रिजिड हो और पोस्टीरियर टिबियल टेंडन रप्चर हो जाए। सो सर्जिकल रिपेयर में टेंडन रिपेयर किया जा सकता है। इफ़ देर इज़ अ पोस्टीरियर टिबियल टेंडन रप्चर देन टेंडन रिपेयर कैन बी डन। ऑस्टियोटॉमी, दैट इज़ द cutting of the bone which is called as the osteotomy, and arthrodesis which is the fusion of the bone which is called as the arthrodesis, joint fusion जिसे कहते हैं। Preventive and lifestyle tips: wear supportive shoes with arch support, avoid walking barefoot on hard floors, maintain ideal body weight, avoid high impact activities if experiencing pain, start early with physiotherapy if flat feet are detected in children. लाइफस्टाइल टिप्स एंड प्रिवेंशन क्या है? आर्च सपोर्ट वाले कंफर्टेबल शूज़ पहने, ज़्यादा देर हार्ड सरफेस पे खड़े ना रहे, वेट कंट्रोल में रखिए, बच्चों में फ्लैट फुट दिखे तो जल्दी ट्रीटमेंट शुरू कीजिए, डेली फुट स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज करें। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।